हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो आप लोगों ने जैसे जो पिछले वर्षों में पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं। जैसे ये चुंबक होता है, इसके ध्रुव नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली ये जो बल रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव से चल करके और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं। उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, इस तरह से। तो ये जो रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो इन बल रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र को भी प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जिस प्रकार जो काल्पनिक रेखाएं क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर ही हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में। रेखाओं के गुण। तो पहला गुण क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वो उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होकर और दक्षिण ध्रुव पर जो है समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, वो धनावेश से प्रारंभ होकर और ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ये धनावेश से शुरू हुई, ऋणावेश पर समाप्त हुई, धनावेश से शुरू हुई और ऋणावेश पर समाप्त हुई, धनावेश से शुरू हुई और यहाँ जाके ऋणावेश पर समाप्त हुई, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो चूंकि ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और पुनः ऋणावेश से धनावेश में नहीं आती, इसलिए ये क्या करती हैं? एक खुला वक्र बनाती है ना। हाँ, तो फिर देखा आपने कि ये ऋणावेश से जो है वो पुनः क्या होती हैं? धनावेश की ओर नहीं आती हैं, इसलिए ये बल रेखाएं क्या होती हैं? एक खुला वक्र होती है ना। फिर दूसरा इसका गुण है कि ये तो दो आवेशों पर बात हुई। यदि सिंगल आवेश हो, यदि केवल धनात्मक आवेश हो, तब क्या होगा कि एकल धनावेश में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? धनावेश से अनंत की ओर जाती हैं। ये आपका धनावेश है Q, है ना। Q ये धनावेश है। तो इससे जो बल रेखाएं हैं निकल करके और अनंत की ओर जा रही हैं, अर्थात धनावेश से दूर जाती है ना। और जबकि ऋणावेश में क्या होता है? एकल यदि ऋणावेश हो, तब क्या होता है कि एकल ऋणावेश में जो है अनंत से और ऋणावेश की ओर आती है, अर्थात एकल ऋणावेश में जो है अनंत से और ऋणावेश की ओर आती है बल रेखा। क्या है कि वैद्युत बल रेखा पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई क्या है? वैद्युत बल रेखा है या वैद्युत क्षेत्र रेखा है। इस क्षेत्र रेखा पर ये
बिंदु 1, 2, 3 और ये 4 है। तो इन पर यदि हम को वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इनको वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम इसके सापेक्ष क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे इससे स्पर्श करती है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और यहाँ पर इससे स्पर्श रेखा एक खींचेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये स्पर्श करती हुई रेखा है, इसकी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। इसे हम E2 से दर्शाएंगे, इसे E1 से दर्शाएंगे। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में अर्थात ये हो जाएगी। और बिंदु 4 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। समझ में आया? अर्थात जो विद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा है उस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है ना। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, दो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, क्योंकि यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो एक ही बिंदु पर यदि जो उनका कटान बिंदु होगा उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, है ना। तो एक वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अर्थात जो है वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे ये एक वैद्युत बल रेखा है और ये दूसरी वैद्युत बल रेखा है, दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। तो बिंदु P से इसके स्पर्श रेखा की दिशा ये होगी और इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा ये होगी। अर्थात ये जो है पहली रेखा इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और दूसरी रेखा उसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इधर प्रदर्शित करेगी। अर्थात एक ही वैद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में नहीं हो सकता। अतः जो दो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी काटती। अब पांचवा गुण है कि दो सजातीय एवं परिमाण में बराबर आवेश के जो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के जो परिमाण जो है वो बराबर तथा एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि देखो ये आवेश प्लस है, ये भी आवेश प्लस है। मान लीजिए यहाँ पर 5 कूलाम आवेश है और ये भी 5 कूलाम आवेश है। दोनों आवेश जो है वो सजातीय अर्थात धनावेश है और इनके परिमाण भी बराबर है। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है, आपको पहले वाले इसमें पढ़ाया गया था। तो अब इनसे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं ये धनावेश से निकलने वाली बल रेखाएं वो क्या होंगी, धनावेश से अनंत की ओर जाएंगी यानी धनावेश से दूर जाएंगी। उनकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी। अब चूंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तो इस आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है और इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र जो है वो बिंदु A पर परिमाण में बराबर और दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगा। अर्थात इस जगह पर जो परिणामी आवेश होगा वो शून्य होगा और इस बिंदु को इस स्थिति में क्या कहेंगे, उदासीन बिंदु कहेंगे। वही बात यहाँ भी है। यदि ये ऋण आवेश है तो ऋण आवेश में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण का गुण होगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो ये आवेश जो है वो अनंत से ऋणावेश की ओर के बल रेखाएं जो है वो अनंत से और ऋणावेश की ओर जाएंगी तो जिनकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। और ये जो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु है N, यहाँ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, क्योंकि मान लीजिए 5 कूलाम आवेश यहाँ पर भी है और 5 कूलाम आवेश ये वाला भी है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे को धक्का देंगे। तो उसके कारण जो प्रतिकर्षण होगा वो बराबर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र भी दोनों का बराबर होगा। और चूंकि इस दिशा में दोनों वैद्युत
क्षेत्रों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, इसलिए इस बिंदु का परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। अब देखिए अगला जो गुण है वो क्या है कि किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अब इस चीज को समझने के लिए इस आकृति पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम 3 बिंदु लेते हैं। ये बिंदु 1 है जिसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये है, इसको A कहा। और ये बिंदु B है, इसके द्वारा घेरा गया समान क्षेत्रफल ये है। और इस बिंदु को बिंदु C कहा। और उतना ही क्षेत्र इसके द्वारा घेरा गया ये है। और ये बिंदु D और इसके द्वारा घेरा गया समान क्षेत्रफल ये है। ये 4 बिंदु A, B, C और D हैं जिनके द्वारा जो है वो समान क्षेत्रफल है। ये क्षेत्र ये जो गोला है इसको समान आकार का गोला माना गया है या समान आकार का क्षेत्रफल माना गया, समान क्षेत्रफल माना गया है। अब देखिए इस बिंदु A पर A से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बिंदु B और C की तुलना में क्या है, अधिक है। देखिए यहाँ से 1, 2, 3 और 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं, जबकि बिंदु B से केवल 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं, 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं ये। और बिंदु C से केवल 2 गुजर रही हैं, D से केवल 1 गुजर रही है। अर्थात बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होगी, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कम होगी। इसको हम ये कहें, इसको ये भी कहें, और इसको यदि हम इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को C कहें, EC कहें, और इसको ED कहें। तो चूंकि जिस क्षेत्र में बल रेखाओं की जिस क्षेत्र से बल रेखाओं की संख्या सर्वाधिक है वो वैद्युत क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल होगा, और जिससे कम गुजर रही है बल रेखाएं वो जो है कम प्रबल होगा। अर्थात इसमें सबसे अधिक प्रबल क्षेत्र क्या होगा, बिंदु E होगा, उसके बाद बिंदु E, और उसके बाद बिंदु C, और उसके बाद बिंदु D। यानी बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक, B पर उससे कम, C पर B से कम और D पर सबसे कम होगी। ये इतना कहने का तात्पर्य इससे। अब देखिए आपका जो 7वें गुण के बारे में बता रहे हैं तो उस पर आप इन 3 आकृतियों पर विचार कीजिए। ये 3 रेखाएं क्या हैं, परिमाण में बराबर और एक दूसरे के समांतर हैं। अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, परिमाण समान, और दिशा भी क्या होगी, दिशा भी समान होगी। और इसमें देखो इन तीनों वक्रों का आकार जो है वो परिमाण जो है वो समान है, परंतु दिशा अलग अलग होगी। देखो कैसे, हम कहते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तभी उसकी हमको दिशा ज्ञात होती है। है ना? तो इस आकृति को देखकर आपको क्या वो अंदाजा हो रहा है कि यहाँ इसमें जो है वैद्युत जो क्षेत्र है उसका परिमाण क्या है, समान है, और दिशा भिन्न भिन्न है। और इसमें
इनके परिमाण भी समान नहीं है। कोई जो है वैद्युत क्षेत्र रेखा छोटी और कोई बड़ी इस तरह से दिखाई दे रही है और उनकी दिशाएं भी अलग अलग हैं। तो परिमाण क्या है इसका? परिमाण असमान और दिशा भिन्न भिन्न होगी। अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं होती हैं। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र आपको दर्शाना है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? सीधी सरल रेखा होंगी और एक दूसरे से समान दूरी पर अर्थात एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी। तब ये क्या प्रदर्शित करेंगी? एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। और एक समान वक्र रेखाएं परिमाण तो समान जो है वो प्रदर्शित करेंगी, परंतु दिशाएं क्या होंगी? इनकी भिन्न भिन्न दर्शाई जाएगी। और जबकि जो बल रेखाएं क्या हैं? आकार में भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और दिशाओं में भी मैंने उनकी दूरियां भी भिन्न भिन्न है। तो ये जो है असमान परिमाण और भिन्न भिन्न दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे।